मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत पाक संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे। ये बीए तृतीय वर्ष के विषय कोर्स में समाहित है। एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेश की समाप्ति के उपरांत एक नया संघर्ष का दौर शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप एशिया महाद्वीप से शांति विलुप्त सी हो गई, क्योंकि अधिकतर एशिया महाद्वीप के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था। भारत एवं उसके पड़ोस के राष्ट्र के ऊपर भी ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था और भारत के साथ साथ ये देश भी स्वतंत्र होते चले गए। अब हम भारत पाक संबंधों के संदर्भ में बात करना चाहें तो उसके पड़ोसियों के साथ संबंधों में हम बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन को समाहित करते हैं, परंतु सबसे पहले हम भारत और पाकिस्तान संबंधों की बात करना चाहेंगे या इसका अध्ययन करना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों स्वतंत्रता से पूर्व एक राष्ट्र के रूप में ही थे, परंतु 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो 15 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण हुआ। और विभाजन से पूर्व ये माना जा रहा था कि विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण वातावरण बना रहेगा या बन जाएगा, क्योंकि धार्मिक विचारधाराओं के आधार पर दो मुल्कों का जन्म हुआ। परंतु भारत पाक संबंधों का हम उल्लेख करते हैं तो हमें तीन समस्याएं दिखाई देती हैं। प्रथम समस्या है विभाजन से उत्पन्न समस्या। विभाजन से उत्पन्न समस्या, द्वितीय भारत विरोधी नीति अर्थात जिहाद की नीति, तृतीय पाकिस्तान द्वारा भारत को घेरने की नीति। इन नीतियों के आधार पर भारत पाकिस्तान संबंधों में हमेशा तनावपूर्ण वातावरण बना रहा है और कभी संबंध सामान्य हो नहीं पाए। अब हम सबसे पहले वापस पुनः भारत विभाजन से उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। तो विभाजन से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनमें प्रथमतः है हैदराबाद का विवाद, क्योंकि हैदराबाद भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के अंतर्गत इस निजाम की रियासत थी। निजाम एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ संबंध बना चुका था, दूसरा भारत के साथ भी वह समझौते का एक ड्रामा करता जा रहा था। उसका उद्देश्य था दक्षिण भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। और अपने इस स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होंने हिंसा और अशांति का वातावरण भी स्थापित कर दिया। इसके फलस्वरूप दक्षिण भारत में अहिंसा की जगह हिंसा को बढ़ावा मिला, हिंसा का वातावरण बना, संघर्ष का वातावरण बना। अतः सरदार वल्लभ भाई पटेल के सशक्त प्रयास के माध्यम से हैदराबाद को भारतीय रियासत में सम्मिलित कर लिया गया, अर्थात भारत में शामिल कर लिया गया। इस प्रश्न को लेकर के पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया और ऐसा उन्होंने 3 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय को उठाया। सिवाय अमेरिका के किसी भी देश ने इसकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया, किसी ने इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया।
तो भारत पाक संबंधों में एक समस्या हैदराबाद की समस्या थी। दूसरा विषय आता है जूनागढ़ की समस्या। जूनागढ़ काठियावाड़ की एक रियासत थी जिसका शासक मुस्लिम था और यहाँ की अधिकतर जनता हिंदू थी। जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी और पाकिस्तान में विलय की घोषणा भी कर दी, जिसको पाकिस्तान द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। जबकि जनता यहाँ की भारत में सम्मिलित होना चाहती थी। परिणामस्वरूप विद्रोह हुआ और जूनागढ़ के शासक को यहाँ से भाग करके पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी। अर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से जूनागढ़ रियासत को भी भारत में सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद विषय आता है ऋण अदायगी का प्रश्न। क्योंकि विभाजन के उपरांत भारत और पाकिस्तान के बीच में कई आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई थी। इसमें ऋण अदायगी की भी एक समस्या थी, क्योंकि भारत से मुसलमान जो पाकिस्तान गए वो अपनी संपत्ति यहाँ छोड़ के गए और हिंदुस्तान में जो हिंदू थे वो अपनी संपत्ति छोड़ करके भारत लौटे। इन विषयों को लेकर के दोनों देशों के बीच में एक समस्या थी और विभाजन के उपरांत शिक्षा के लिहाज से जो ब्रिटिश साम्राज्य को ऋण अदा करना था उस विषय को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में विवाद उत्पन्न था। परंतु गांधी जी के प्रयास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण कर्ज भारत द्वारा वहन किया गया, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पूर्ण विरोध में थे। 1950 तक पहुंचते पहुंचते नेहरू लियाकत के मध्य इस समस्या के समाधान में समझौता हुआ। अगला विषय आता है इसी में नहरी पानी के विवाद को लेकर के, अर्थात पंजाब की 5 नदियों को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें सतलज, झेलम, चिनाब, व्यास नदियों के पानी को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद उत्पन्न था। अर्थात सतलज, झेलम और रावी ये नदियां पूर्णतः भारत के मध्य से गुजरती थी। कि व्यास पूर्णतः भारत के एक नदी थी। अतः पानी के विवाद को लेकर के ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि पाकिस्तान को ये भ्रम उत्पन्न हुआ कि भारत पानी का एकाएक बांध बना करके रोक करके पाकिस्तान में सूखा उत्पन्न करा सकता है, जिससे पाकिस्तान की जनसंख्या भूख की मर सकती है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए 1949 से दोनों देशों के बीच में वार्ताएं शुरू हुई, जिसमें अमेरिका विशेषज्ञ डेविड लेलियेंथल ने इस समस्या के समाधान में भूमिका निभाने का प्रयास किया। विश्व बैंक ने भी इसमें मदद की। आगे दोनों देशों के बीच मध्यस्थता हुई और 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जल के प्रश्न को लेकर के एक समझौता हो गया, जिसे हम सिंधु जल संधि के नाम से जानते हैं। अर्थात पानी की समस्या का समाधान भी हमने खोज लिया। उसके बाद विषय आता है, परंतु समय समय पर पानी के विवाद को लेकर के दोनों देशों के बीच में तनाव उत्पन्न होता रहता है। उसके बाद विषय आता है शरणार्थियों की समस्या का, अर्थात जब कभी भी पाकिस्तान में हिंसा का वातावरण उत्पन्न होता है या संघर्ष का वातावरण उत्पन्न होता है, उस स्थिति में पाकिस्तान से काफ़ी संख्या में हिंदू भारत में शरण के लिए आ जाते हैं, परंतु वे पुनः वापस जाने का प्रयास नहीं करते। इसी तरीके से विभाजन के उपरांत भी शरणार्थी समस्या उत्पन्न हुई। विभाजन के बाद दोनों देशों से शरणार्थियाँ एक दूसरे देश की तरफ जिनका आना जाना हुआ, उस दौरान भी
पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार किए गए, उनकी संपत्ति को छीना गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास भी किया गया। अतः शरणार्थियों की समस्या को लेकर के दोनों राष्ट्रों के बीच हमेशा तनावपूर्ण संबंध बने रहे हैं। अंततः जिस विषय के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच में संबंधों में खटास बढ़ती जाती है वह है कश्मीर का विवाद। अर्थात भारत पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र हो गए। जम्मू कश्मीर की रियासत ने अपने आप को न तो पाकिस्तान में सम्मिलित किया न भारत में सम्मिलित किया, अर्थात अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखा और इसी स्वतंत्रता को स्वीकार भी कर लिया गया। परंतु 1947 में अर्थात 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के अवालियों ने एक छद्म में कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया। इनकी सहायता के लिए पाकिस्तान ने अपनी सेना को भी सीमा पर तैनात कर दिया। अतः युद्ध में धीरे धीरे ये सेनाएं आगे बढ़ती गई और बारामूला से 25 मील दूर तक ये पहुंच गई। कश्मीर के शासक हरी सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री से सहायता मांगने का प्रयास किया और भारत ने सहायता देने के बदले भारत में सम्मिलित होने का प्रश्न रखा, जिसे हरी सिंह ने यह कहकर स्वीकार किया कि युद्ध के उपरांत जनता की राय के आधार पर निर्णय किया जाएगा। आखिरकार भारत ने जम्मू कश्मीर को सैनिक सहायता दी और युद्ध में कबालियों को हराया गया और दोनों देशों के बीच में जनवरी 1949 को युद्ध विराम भी हुआ। और अब जम्मू कश्मीर के विलय का निर्णय जनमत संग्रह के माध्यम से होना था। जनमत संग्रह के लिए अमेरिकी नागरिक एडमिरल चेस्टर निमित्ज को प्रशासक भी नियुक्त किया गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली और उसने अपना त्यागपत्र दे दिया। तब से ये समस्या लगातार बनी हुई है। पाकिस्तान द्वारा हमेशा जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है। इस विषय को लेकर के दोनों देशों के बीच में 1965 में एक युद्ध हो चुका है और 1972 में भी एक युद्ध हो चुका है। 1965 में कच्छ के रण को लेकर के युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और अंततः सोवियत संघ के सहयोग से ताशकंद समझौता जो रूस में है वहाँ समझौता हुआ, जिस पर भारत ने अपने विजित क्षेत्र को भी पाकिस्तान को सौंप दिया, अर्थात अपनी सेनाएं वापस अपनी सीमा में बुला ली गई। इससे दोनों देशों के बीच में संबंधों में और टकराव बढ़ता गया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा हमेशा पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार और साथ ही साथ अनाचार किया जाता रहा था, भेदभाव किया जाता रहा था। इसको लेकर के पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ता जा रहा था और शेख मुजीब के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। अतः उसी दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत के ऊपर दोनों तरफ से आक्रमण किया गया, पूर्व एवं पश्चिम, अर्थात जनरल जगजीत सिंह अरोरा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अदम साहस का परिचय देते हुए पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया और अंततः पाकिस्तान को भी युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और समझौता हुआ। समझौते के परिणामस्वरूप शिमला समझौता हुआ, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान का जो हिस्सा था आज स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में उदित हुआ। इन बिंदुओं को लेकर के हमेशा भारत पाकिस्तान के बीच में संबंधों में टकराव उत्पन्न होता रहा है। इसके बाद दूसरा विषय बिंदु आता है
भारत विरोधी नीति अर्थात जिहाद की नीति, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों में और असंतोष पैदा करने के दृष्टिकोण से पाकिस्तान द्वारा हमेशा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे करके वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि 1963 में पाकिस्तान द्वारा हजरत बाल कांड को लेकर कश्मीर में सांप्रदायिक दंगे कराने का प्रयास किया, तो 1965 में बड़े पैमाने पर कश्मीर में जिहादियों को भेजने का भी प्रयास किया गया। तो 1969 में रबात मुस्लिम शिखर सम्मेलन के समय तत्कालीन वहाँ के राष्ट्रपति याह्या खान ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि धर्म के आधार पर वो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते आ रहे थे। अतः पाकिस्तान द्वारा अपनी छद्म उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत के अंदर जिहाद को, धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने का प्रयास किया, या उन बिंदुओं को और ज़्यादा सहायता या ऊर्जा देने का प्रयास किया जिससे कि पाकिस्तान भारत में अशांति को जन्म दे सके। इससे भी दोनों देशों के बीच में हमेशा टकराव उत्पन्न होता रहा है। तीसरा बिंदु आता है पाकिस्तान द्वारा भारत को घेरने की नीति, क्योंकि पाकिस्तान भारत को हमेशा घेर करके अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। इसके लिए भारत के विरुद्ध पाकिस्तान ने उन सैनिक संधियों की सदस्यता ग्रहण की जिससे कि भारत को घेरा जा सके, और युद्ध की स्थिति में इन सैनिक संधियों के माध्यम से पाकिस्तान सैनिक सहायता ले सके। इसके लिए उन्होंने शीत युद्ध के उस दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित सीटो 1955, सेंटो 1955 जैसे सैनिक संगठनों का सदस्य बनकर शीत युद्ध को भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसका उद्देश्य था पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों को पूरा करना, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध में भारत को कभी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसने अन्य मित्र राष्ट्रों के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया। अतः पाकिस्तान द्वारा हमेशा उन राष्ट्रों के साथ मित्रता बढ़ाने का प्रयास किया जिनके साथ भारत की शत्रुता थी, जैसे भारत और चीन। 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध होने के उपरांत पाकिस्तान द्वारा हमेशा चीन को बढ़ावा दे करके चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने का प्रयास किया। तो वहीं श्रीलंका के साथ भी उन्होंने दोस्ती करने की प्रयास की। तो इधर बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने पुनः दोस्ती करने का प्रयास किया, जिससे कि भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जा सके। अतः भारत और पाक संबंधों के बीच में विभाजन ही समस्या नहीं है। उनकी जिहाद की नीति, भारत को घेरने की नीति, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक और विषय को बढ़ावा दिया या एक नई नीति लेकर आए, उसका नाम है आतंकवाद। पाकिस्तान द्वारा हमेशा आतंकवाद के सहारे अपने देश के अंदर उन नागरिकों को गुमराह करके धर्म के आधार पर हथियारों के साथ साज सामान लेकर के भारत में हिंसा फैलाने के उद्देश्य से उनको भेजा जाता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच में 1950 से और आज 2020 तक लगातार जम्मू कश्मीर के विषय हों या अन्य कोई विषय हों, उन सभी को वो आतंकवाद के माध्यम से हिंसा के द्वारा पूर्ण करना चाहता है। अतः जम्मू कश्मीर में हमेशा आतंकवादी घटना को वो बढ़ावा देता रहा है, तो पाकिस्तान में खालिस्तान नामक संगठनों को वो बढ़ावा दे करके आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। इस प्रकार से पाकिस्तान अपने छद्म उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में हिंसा को बढ़ावा दे करके अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ है,
जिसके परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान में संबंध हमेशा खटासपूर्ण बने हुए हैं। अब हम ये आशा अपेक्षा कर सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध सामान्य हों। इसके लिए हम पाकिस्तान से ये आशा रख सकते हैं कि वह आतंकवाद का जो बढ़ावा देता है उसको छोड़े, साथ ही साथ भारत को घेरने की नीति का त्याग करे और एक मंच पर बैठ करके, एक टेबल पर बैठ करके आपसी वार्ता के माध्यम से दोनों देशों के बीच में जो संबंध में विवादित बिंदु हैं उनके संबंध में विचार विमर्श करके, समझौता करके ही संबंधों को सुधारा जा सकता है या अपने हितों की पूर्ति की जा सकती है। न कि युद्ध के सहारे, न कि आतंकवाद के सहारे वह भारत को किसी प्रकार से पराजित या हरा नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान को अपने पड़ोसी के साथ, जिस प्रकार से भारत अपने पड़ोसी राष्ट्र के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाकर संबंध बनाने का प्रयास करता है, इसी प्रकार से पाकिस्तान को भी भारत के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। धन्यवाद।